होगा एक्सपायरी का, माफ कीजिएगा। चलिए अब वेरी क्विकली आज के ट्रेड सेटअप पर किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया बने हुए हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। यूएस इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो ये नया नहीं था, जिस तरह की डिफरेंट पॉकेट्स से लगातार इन्फ्लेशन के अलार्मिंग ऑलरेडी एक कंसर्न बना हुआ था कि चाहे आप एनर्जी, शेल या फिर आप फ्यूल प्राइसेस की बात करें तो दे वर ऑलरेडी एट अ हाई कॉस्ट। लेकिन अब कल जिस तरह से अक्टूबर के इन्फ्लेशन प्राइसेस आए और वो 3 डिकेड्स में पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़कर आए, तो एकदम से अलार्मिंग क्यों लग रहा है ये? वी वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। प्रियंका, देखिए, इन्फ्लेशन को लेकर के सेंट्रल बैंकर्स का व्यू है कि वो ट्रांजिटरी है। ट्रांजिटरी क्या होता है? क्योंकि लास्ट ईयर, मैं पीसीआर को बोलूँगा, मुझे फिर से काफ़ी ज़बरदस्त फीडबैक आ रही है। ट्रांजिटरी है। ट्रांजिटरी का मतलब यह है कि सेंट्रल बैंकर्स का मानना है कि इस समय जो हमने अचानक तेज़ी देखी है मेटल प्राइसेस में, एनर्जी प्राइसेस में, कोल प्राइसेस में, सीमेंट प्राइसेस में, वह एक टेम्पररी है। क्योंकि एक तो कोविड के बाद डिमांड ज़बरदस्त आई थी और उसके बाद सप्लाई डिस्ट्रप्शन इस समय हो चुका है। तो इस समय वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू नॉट ए नॉर्मल पैच, और जब नॉर्मल पैच आएगा जाहिर है वह चीज़ें गिरने लगेंगी। और कुछ ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। अगर आप देखें कि हाउ ग्लोबली कोल प्राइसेस हैव कम डाउन, अगर आप देखें ग्लोबली हाउ आयरन ओर प्राइसेस हैव कम डाउन, तो क्या इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है या क्या इन्फ्लेशन इस समय स्टबन रहेगी, यह समय ही बताएगा। बिकॉज यह बोलना एक्यूरेटली एक इम्पॉसिबल है, बिकॉज काफ़ी मूविंग पार्ट्स होते हैं। इन्फ्लेशन को प्रेडिक्ट करना, प्रियंका, बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इस समय हम काफ़ी मूविंग पार्ट्स से डील कर रहे हैं। मगर बैक होम अगर आप इस बात पे फोकस करें कि जो कमोडिटी प्राइसेस गिरे हैं उसका सीधा इम्पैक्ट क्या आएगा, तो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स जो हैं, स्पेशली रिसोर्स कंपनीज, हो सकता है उनमें थोड़ी गिरावट रहे। रिसोर्स कंपनीज कौन सी होती हैं? जिनके पास आयरन ओर, जिनके पास कोल माइंस, जिनके पास क्रूड के भंडार होते हैं। तो हो सकता है एनएमडीसी हो या फिर कोल इंडिया हो, जिन कंपनीज़ में रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्स बेस्ड कंपनीज़ में हो सकता है कि थोड़ी गिरावट देखने को मिले। और अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाती है तो बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाती हैं तो जिन कंपनियों को आप हाई पी मल्टीपल देते हैं उनमें भी प्रेशर आता है। तो ये जो एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं हिंदुस्तान के अंदर जो 50, 70, 80 के पी मल्टीपल पे चल रहे हैं, हो सकता है उनके अंदर भी कुछ धीमापन देखने को मिले। तो डिपेंडिंग ऑन वेयर इंटरेस्ट रेट्स मूव, ये 2 बातें तय होंगी। पर एक बात तो तय है कि कुछ शॉर्ट टर्म में जो हमने रिसोर्स कंपनीज में उछाल देखा था, वह उछाल शायद बैक सीट ले सकता है। निकुंज, गुड मॉर्निंग। ये बात तो बिल्कुल तय है, जैसे कल भी आप बता रहे थे कि एफआईस, आईपीओस और इसके अलावा क्रूड, ये तीनों फैक्टर्स को हटा दो, उसके बावजूद भी बाजार गिर नहीं रहा है। लेकिन अगर बाजार गिर नहीं रहा है तो सेगमेंट के हिसाब से कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है? कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे मेरा अभी भी कंफर्ट लेवल काफ़ी ऊंचा होना चाहिए, और कौन से सेगमेंट ऐसे हैं जहाँ पे मेरा कंफर्ट लेवल थोड़ा सा कॉशियस हो गया है, मेरे को अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेनी चाहिए, पता करना चाहिए, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना चाहिए? देखिए, इस समय अगर रिसोर्स कंपनीज़ में गिरावट आई है तो ज़ाहिर है इसका सीधा प्रभाव कमोडिटी प्रोड्यूसर्स को भी पड़ेगा। स्टील, सीमेंट, ऐसा तो है नहीं कि भाई कच्चे तेल के दाम नीचे हो गए और अगर आयरन ओर के प्राइसेस और कोल के प्राइसेस नीचे हो रहे हैं तो इसका प्रभाव फिनिश स्टील और सीमेंट कंपनीज में नहीं पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। तो हो सकता है कि उस सेगमेंट के अंदर आने वाले कुछ दिनों के अंदर नमी सी बनी रहे। टाटा स्टील के नंबर भी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण नंबर रहेंगे। शेयर बाज़ार को पता है कि नंबर रिकॉर्ड हाई आएंगे, मगर उसके बाद क्या होता है, किस प्रकार की गुड न्यूज़ इज इन द प्राइस, वह देखते हैं। मगर एक कॉन्ट्रा सेक्टर जहाँ मुझे लगता है कि इस समय नज़र रखी जा सकती है वह है ऑटोज़। और मैं कुछ फैक्टर्स आपको बताता हूँ। ऑटो में अगर आप देखें तो 2018 वाज अ बैड ईयर, 2019 में स्लो डाउन था और 2020 में कोविड की वजह से भारी मार पड़ी थी, और 2021 में सेमीकंडक्टर ने एक प्रकार की ऑटो सेक्टर की जो दिवाली थी पूरी ख़राब कर दी थी। सब सेक्टर्स में कमबैक हुआ है, सिर्फ ऑटो को छोड़ करके।
कंज्यूमर वांटेड टू बाय कार्स बट कार्स आर नॉट अवेलेबल। महिंद्रा एंड महिंद्रा में कल बता रहे थे जी उनकी गाड़ी जो 15 लाख 20 लाख की गाड़ी बिक नहीं रही है बिकॉज 3000 की एक चिप शॉर्टेज है। तो क्या ये शॉर्टेज परमानेंट है? जी नहीं। क्या ये शॉर्टेज ठीक हो रही है? जी हाँ। तो मुझे लगता है कि ऑटो के अंदर एक सिक्लिकल रिकवरी ड्यू है, सेक्टर सस्ता है और कंपनीज इस समय स्टॉक्स हैव अंडर परफॉर्म। दूसरा ईवी की अगर आप बात करें तो जिस प्रकार का एक्शन इस समय ईवी सेक्टर में हो रहा है, जाहिर है which Indian companies which have presence in the EV space and auto ancillary companies जो EV space के अंदर हैं उन पे नज़र खास रखनी चाहिए। कुछ ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं जो EV के गियर साइकिल्स बनाती हैं, EV के स्टेयरिंग्स बनाती हैं। आज ET Now पर भी एक मैनेजमेंट आने वाले हैं सोना कॉमस्टार के, जो कि एक प्रकार की कंपनी ऑटो एंसिलरी स्पेस में है जो कि EVs और टेस्ला के लिए गियर असेंबली बनाती है। तो इन कंपनीज पे ज़रूर नज़र रखिए बिकॉज EV को लेकर के जो री रेटिंग हो रही है उसका सीधा प्रभाव ऑटो सेक्टर में आज नहीं तो कल ज़रूर पड़ेगा। तो ऑटो के ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। डिमांड, अंडर परफॉर्मेंस, चिप शॉर्टेज की प्रॉब्लम एंड सिक्लिकल अपटिक, आई थिंक ऑल फैक्टर्स आर विजिबल। ऑटो सेक्टर पर नज़र रखनी होगी और ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरी पर भी नज़र रखनी होगी, ऐसा मानना है निकुंज का। निकुंज, जो न्यू IPOs हैं, हालांकि आपसे बात इस पर पहले भी हुई है, अब चाहे वो आप नायका के लिस्टिंग के बाद जिस तरह का एक यूफोरिया देखने को मिला, क्या वो यूफोरिया सेम हमें पेटीएम के लिस्टिंग पर भी देखने को मिल सकता है? जी नहीं प्रियंका, देखिए पेटीएम का इशू बड़ा इशू है, साइज़ और बिज़नेस में बहुत डिफरेंस है। नायका का जो इशू था वह छोटा इशू था। नायका एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है, हाई ग्रोथ विथ प्रॉफिट, ये कॉम्बिनेशन एक रेयर कॉम्बिनेशन है स्टार्टअप कंपनीज के लिए, और इसी वजह से नायका को इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। पेटीएम जो है वह एक डिफरेंट बिज़नेस है। वह बिज़नेस काफ़ी, अगर आप देखिए तो काफ़ी बिज़नेस मॉडल में परिवर्तन आया है। ये वैस कंपनी थी, फिर एक वॉलेट कंपनी बनी, फिर वह बैंक में जा चुका, बैंक में जा रहा है, फिर वह फाइनेंशियल सर्विसेज में जा रहा है। तो इस सेक्टर के अंदर मुझे जो थोड़ा, मैं चिंता नहीं बोलूँगा, पर मुझे थोड़ा लगता है कि एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि वह किस प्रकार की रेगुलेशन इस सेक्टर में आ सकती है। बिकॉज अप अंटिल नाउ द फिनटेक्स आर नॉट वेरी क्लोजली रेगुलेटेड एंड मॉनिटर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिनटेक नाउ इज़ इंक्रीजिंग। उन पर हमारी डिपेंडेबिलिटी बढ़ रही है। वी आर यूजिंग फिनटेक्स। हम पेटीएम का गेटवे जो पहले वॉलेट के लिए यूज़ कर रहे थे, अब कुछ और सर्विसेज के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या रेगुलेटर इन सेक्टर्स को रेगुलेट कर सकता है? क्या नए नियम आ सकते हैं? क्या कायदे कानून चेंज हो सकते हैं? यह एक नेचुरल सा फेयर है बिकॉज ग्लोबली हमने देखा है कि फिनटेक को लेकर के चाइना में क्या हुआ था, और यूएस में भी जो कुछ फिनटेक कंपनी जो लोन दे रही हैं उनकी डिस्बर्समेंट्स को लेकर के काफ़ी चिंता का विषय हो रहा है। तो इस सेक्टर के अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे। कुछ रेगुलेटरी चेंजेस हैं, कुछ टेक्नोलॉजी चेंजेस हैं, और कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो इस समय बोलने बहुत मुश्किल हैं। बिकॉज आप देखेंगे कि बजाज फाइनेंस एक फिनटेक बन रहा है और पेटीएम बजाज फाइनेंस की तरह एक NBFC बनना चाहता है। तो एक टग ऑफ वॉर इस सेक्टर में ज़रूर रहेगी। अनलाइक नायका जो एक डिफरेंट प्रोपोजिशन है। नायका की प्रोपोजिशन क्या है जी, हम आपको बेसिकली वी आर टेकिंग केयर ऑफ योर ग्रूमिंग नीड्स, वेदर इट इज़ अ मैन और अ वुमन। वी आर गिविंग यू अ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस विथ अ प्रॉमिस that we will give you more variety। तो अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है, ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। ये सेक्टर में हम देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल और बिन स्पेंडिंग आ रही है। तो जो फोकस है नायका का काफ़ी डिफरेंट है, पेटीएम का काफ़ी डिफरेंट है। निकुंज, एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा ह्यूमन नेचर से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या है ना, हम मार्केट के बुल रन में हैं। हमने 2-3 दिन में 500 पॉइंट निफ्टी को चलते हुए देखा। पिछले 10 दिन से 18,000 के लेवल के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं निफ्टी के अंदर। ऐसा कुछ और समय भी चलेगा? हमको ना आदत पड़ गई है रोज़ 200-300 पॉइंट देखने की। तो 10 दिन नहीं चलता है ना बाजार, तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े कहीं रिसेशन में तो कहीं नहीं फंस जाएंगे। तो ऐसा मैं आपसे पता करना चाहता हूँ, ऐसा ही रहेगा क्या बाजार अभी कुछ दिनों के लिए? चलिए हम ह्यूमन नेचर की बात करते हैं तो बात करते हैं हार्ट बीट की। अगर हार्ट बीट को आप देखें डिम्पी, हार्ट बीट हमेशा ऊपर नीचे होती है। अगर हार्ट बीट कांस्टेंट हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो शेयर बाज़ार अगर कांस्टेंट रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शेयर बाज़ार कांस्टेंट कभी नहीं रह सकता है, शेयर बाज़ार हमेशा ऊपर नीचे जाता है, शेयर बाज़ार का रुख है ये। हमने पिछले 18 से 20 महीनों में जो तेज़ी देखी थी, जाहिर है उस प्रकार की तेज़ी तो दोबारा रिपीट होनी बहुत मुश्किल है। मगर जो मेरा सेंस है, ये सम्मत की हम बात कर रहे हैं, सम्मत की हम बात कर रहे थे कि क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि ये साल रिटर्न्स आएंगे और रिटर्न्स बंच्ड अप रहेंगे। अनलाइक हर रोज़ हर महीने पॉजिटिव रिटर्न्स, वैसा नहीं होगा। रिटर्न्स के साथ वॉलेटिलिटी भी आएगी, ऊपर नीचे शेयर बाज़ार ज़रूर होगा। और उसी वॉलेटिलिटी को अगर आप अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें तो रिटर्न्स आपको और बेहतर मिलेंगे। क्योंकि हम ह्यूमन नेचर और हार्ट बीट की बात कर रहे हैं डिम्पी, तो अभी ये बुल मार्केट जो है, द बेस्ट टाइम टू बाय वॉज व्हेन देयर इज एक्सेस पेसिमिज्म। वह समय खत्म हो चुका है डिम्पी। बेस्ट टाइम वॉज टू बाय इन मार्च 2020 और अप्रैल 2020 और लेट्स से मई 2020। उस प्रकार का मार्केट आपको नहीं मिलेगा। मगर इस समय मार्केट अपनी वृद्धावस्था में भी नहीं है। इस समय मार्केट एक मैच्योर फेज़ में है। इस समय मार्केट जो इस फेज़ में है जहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, जहाँ पर आपको शेयर बाज़ार के अंदर आप बैठे रहेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर अगर आप टाइम स्पेंड ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो शेयर बाज़ार ऊपर नीचे ज़रूर होगा और होना चाहिए, वह शेयर बाज़ार के लिए हेल्दी है। मगर क्या बुल मार्केट ख़त्म हो रहा है? जी नहीं। हम किसी भी हिस्टोरिकल बेंचमार्क को यूज़ करें, फॉरवर्ड अर्निंग्स की एस्टिमेट्स देखें, बैक रिटर्न और फ्यूचर रिटर्न्स के अजम्पशंस अगर देखें, तो मेरा मानना है दैट द स्टॉक मार्केट इज स्टिल अलाइव एंड किकिंग। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज टू